हेलो, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। देखो, कल हम पढ़ रहे थे 10th क्लास में हिस्ट्री और हम 13 नंबर क्वेश्चन देख चुके थे। 13 क्वेश्चन हो चुका है, यानी कि प्रश्न संख्या 13 तक हो चुकी है। इसके आगे आप देखेंगे आज 14 नंबर क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन है क्या। काम कबूल हो ही गया था नहीं, और गैरीबाल्दी भी बता दिए थे। गैरीबाल्दी इटली के एकीकरण में क्या योगदान दिया था वो बता दिए थे। आगे है क्वेश्चन या एक स्टार मार्क में यह भी इम्पोर्टेंट रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाती है कि चार्ल्स एडवर्ड सार्डिनिया पिटमॉन का राजा है। चार्ल्स बस कहाँ का राजा था? तो सार्डिनिया पिटमॉन का राजा था। सार्डिनिया पिटमॉन का राजा था। कौन? चार्ल्स एडवर्ड। यह भी क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्नेस्ट रेनर ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया? अर्नेस्ट रेनर ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया? तो आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनर ने कहा कि राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रांस के राज्य क्रांति क्या है? फ्रांस के राज्य क्रांति के कारण को लिखे। यानी कि क्या कारण था कि फ्रांस में राज्य क्रांति हुआ था, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो फ्रांस के राज्य क्रांति के कारण क्या है? बहुत सारे निम्न हैं, निम्नलिखित है, वैसे भी लिख सकते हैं। एक तो था कि वहाँ के राजा कैसा था? निरंकुश और राजतंत्र था। क्या था? वहाँ पर व्यवस्था कैसी थी? निरंकुश और राजतंत्र थी। लोकतंत्र की स्थापना नहीं थी। शासन का अति केंद्रीकरण था। शासन का कैसा केंद्रीकरण था? अति केंद्रीकरण था। उसके बाद है व्यवस्थित शासन तथा व्यय प्रणाली थी, अधिक खर्चीली प्रणाली थी। ठीक है, है कर वसूली की अन्यायपूर्ण प्रथा थी। यानी कि जितना मन है उतना को वहां पे कर ले ली जाती थी, अन्यायपूर्ण प्रथा थी। व्यावसायिक रुकावट थी। क्या है? व्यावसायिक में जो व्यवसाय कर लिया जाता उससे बहुत सारे कर ली जाती थी, जिससे रुकावट पैदा होती थी। उसके बाद क्या है? घोर सामाजिक विषमता थी। यानी कि समाज में भी कोई अच्छी खासी व्यवस्था नहीं थी, घोर सामाजिक विषमता थी। समाज में बहुत सारे विषमताएं पाई जाती थी। ये हो गया फ्रांस के राज्य क्रांति। इस सब कारण के कारण फ्रांस में राज्य क्रांति हुआ था। ये सब क्रांति के कारण फ्रांस में क्या हुआ था? राज्य क्रांति हुआ था। निरंकुश राज्य तंत्र के कारण फ्रांस में राज्य क्रांति हुआ। शासन का अति केंद्रीकरण के कारण फ्रांस में राज्य क्रांति हुआ। व्यवस्थित शासन तथा न्याय प्रणाली के कारण फ्रांस में राज्य क्रांति हुआ। कर वसूली की अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी, इसीलिए फ्रांस में राज्य क्रांति हुआ। व्यवसायिक रुकावट पैदा होती थी, जिसके कारण से फ्रांस में राज्य क्रांति हुआ। घोर सामाजिक विषमताएं भी थी, जिसके कारण फ्रांस के लोग राज्य क्रांति करने के लिए उतारू हो गए। समझ में आ गया? हाँ? उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद के उदयों के प्रभावों की चर्चा करें। क्या है? राष्ट्रवाद के उदयों के प्रभावों की चर्चा करें। चर्चा करना है तो 18वीं शताब्दियों में, 18वीं खत्म हो रही है, 19वीं शुरू हो रही है, शताब्दियों में यूरोप में क्या है?
यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी उसके व्यापक और विश्वव्यापी प्रभाव हुए, जो इस प्रकार है। जो क्या है, नीचे दिया गया है, क्या है से देखिए। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली, जिसके कारण व्यापक और विश्वव्यापी प्रभाव हुए, जो इस प्रकार है। तो नंबर 1 में क्या है, राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां और आंदोलन हुए। इनके परिणाम स्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। देखिए 18वीं 19वीं शताब्दी यूरोप में क्या हुआ, बहुत सारे यूरोप एक महादेश है, उसमें बहुत सारे देश है। तो जैसे ही राष्ट्रवाद की भावना फैलने लगी, लोगों से प्रेरित होकर क्या हुआ, अनेक राष्ट्र अनेक देश स्वतंत्र होना शुरू हुए, अनेक आंदोलन करना शुरू कर दिए, क्रांतिकारी आंदोलन शुरू कर दिए राजा के खिलाफ। किसके खिलाफ, शासक के खिलाफ, सम्राट के खिलाफ शुरू कर दिए, जिसका परिणाम हुआ कि अनेक राष्ट्रों का उदय हुआ, अनेक देशों का उदय हुआ। नेक्स्ट है यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों पर भी पड़ा। जैसे ही यूरोप में यूरोपीय राष्ट्रवाद का विकास होने लगा, तो एशिया में भी और अफ्रीका में भी, एशिया महादेश में भी और अफ्रीका महादेश में देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के दिन ही कि राष्ट्र में भारत में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ, एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों पर भी क्या हुआ, उसका प्रभाव पड़ा। अगला, भारतीय राष्ट्रवादी भी यूरोपीय राष्ट्रवादी से प्रभावित थे। भारतीय लोग भी क्या थे, किससे प्रभावित थे, तो यूरोपीय राष्ट्रवादी से प्रभावित थे। भारतीय राष्ट्रवादी किससे प्रभावित था, यूरोपीय राष्ट्रवादी से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, राष्ट्रवाद के विकास ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासन का प्रभाव कमजोर कर दिया। जैसे ही राष्ट्रवाद का विकास हुआ ना, तो जो शासक था, निरंकुश शासक था, और प्रतिक्रियावादी शक्तियां जो चल रही थी वह सब कमजोर पड़ गई। क्या कर गए, कमजोर पड़ गए। जैसे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागी, तो उनके खिलाफ लड़ने की उत्साह शक्ति आ गई, जिसके कारण वह सब कमजोर पड़ने पड़ा। उपनिवेश क्या हुआ, कमजोर पड़ने लगा। तो यह था आपका क्वेश्चन, क्या है, यह था क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद के उदय के प्रभावों की चर्चा करें, तो यह क्वेश्चन है और इसका आंसर है, इसका आंसर दिया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, लेकिन 4 भी पॉइंट था, ठीक है। 4 पॉइंट बता दिए, समझा दी, कोई दिक्कत? हासिल हो गई। अब क्या है, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करा दिए, अब कोई भी क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है। लगभग किताब के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर बची होगी तो देख लेंगे, फिर से करा देंगे, ठीक है। ऐसे मेरे हिसाब से सबके क्वेश्चन हो गए। उसके बाद कुछ इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो देख लेंगे वह भी ऑब्जेक्टिव क्या है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है? यूरोप का मरीज मतलब क्या होता है, बीमार, कमजोर, ये ना होता है। तो वह किसको कहा गया है, तुर्की को कहा गया है। किसको कहा गया है, तुर्की को कहा गया है। यूरोप एक महादेश है, उसमें सबसे कमजोर देश कौन था, तुर्की था। कौन था, तुर्की बन गया बाद में जाके, यानी कि पहले शक्तिशाली था, लेकिन बाद में इस पर बहुत सारे देश कब्जा किए, जिसके कारण वह कमजोर हो गया, ठीक है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा गया है, तुर्की को कहा गया है। किसको, तुर्की को कहा गया। उसके बाद है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने किया था, जो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार है। क्या है,
जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार है। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार क्या है? जर्मनी के एकीकरण के क्या है? प्रमुख वास्तुकार किसे माना गया है? तो बिस्मार्क को माना गया है। किसे माना गया है? बिस्मार्क को माना गया है। उसके बाद देखो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो वही अभी ये वास्तुकार है तो कौन किया होगा? बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने 3 को युद्ध किया था। कितने युद्ध किया था? 3 को युद्ध किया था। आपसे क्वेश्चन रहेगा अबिलिटी में, जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क किस विद्वान से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विद्वान से प्रभावित था? तो हेगेल से प्रभावित था। हेगेल नाम के एक दार्शनिक था। क्या था? यह दार्शनिक है। हेगेल क्या है? एक दार्शनिक है। क्या है? एक दार्शनिक है। हेगेल क्या है? दार्शनिक है। कहाँ के है? तो जर्मनी का दार्शनिक है। कहाँ के? जर्मनी का दार्शनिक है। कहाँ के? जर्मनी का दार्शनिक है। बिस्मार्क ने कितनी संधि की और किसके साथ की? तो बिस्मार्क ने 3 को संधि किया था। कितने संधि किया था? 3 को संधि किया था। बिस्मार्क ने कितनी संधि की थी? 3 संधि की थी। जो एक था डेनमार्क की संधि, ऑस्ट्रेलिया की संधि और फ्रांस की संधि। सबके साथ क्या किया था? संधि किया था, दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए, किसके एकीकरण करने के लिए? जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने कितने संधियां की थी? तो 3 संधियां की थी। कितने संधियां? 3 संधियां की थी। बिस्मार्क ने कितने संधियां की थी? 3 संधियां की थी। एक था डेनमार्क के साथ, दूसरा था ऑस्ट्रेलिया के साथ, तीसरा था फ्रांस के साथ। इस सब के साथ क्या था? बिस्मार्क ने संधि किया था। बिस्मार्क ने संधि किया। बात समझ में आ गया? बिस्मार्क ने कितनी संधियां की और किसके साथ किया? तो कितनी संधियां की थी? 3 संधियां की थी। और लड़ाई भी कितनी की थी? 3। इसी सब के साथ क्या किया था? बाद में लड़ाई भी कर ली थी, युद्ध भी कर लिया था। ठीक है। अगला है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख था। मेटरनिख युग की शुरुआत कब हुई थी? 1815 से 15 में हुई थी। खत्म कब हुई थी? तो 1848 में खत्म हुई थी। यानी मेटरनिख युग कब से कब तक रहा था? 1815 से लेकर 1848 तक। उसके बाद इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। एक है मेजनी, काउंट काबूल और गैरीबाल्डी। मेजनी, काउंट काबूल और गैरीबाल्डी। ऊपर क्वेश्चन में लिखा थे इटली के एकीकरण में इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूल और गैरीबाल्डी के योगदानों की चर्चा करें। ये लिखा थे। तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किसका किसका था? मेजनी के, काउंट काबूल के और गैरीबाल्डी के थे। यंग इटली की स्थापना किसने की और कब की? यंग इटली की स्थापना ऊपर में पढ़ाए थे। तो यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? तो मेजनी के द्वारा की गई थी। मेजनी को ही इटली का मसीहा कहा गया है। मेजनी को क्या कहा गया है? इटली के मसीहा क्या कहा गया है? इटली के मसीहा कहा गया है। आप पूछिएगा इटली के तलवार किसे कहा गया है? इटली के तलवार किसे कहा गया है? इटली के तलवार किसे कहा गया है? गैरीबाल्डी को। क्या कहा गया है? गैरीबाल्डी को। किसे कहा गया है? गैरीबाल्डी को कहा गया है। यंग इटली है तो 1831 है। यंग यूरोप आया 1834। यंग यूरोप की स्थापना किसने और कब की थी? तो 1834 ईस्वी में। ये अभी मेजनी ने किया था। ये अभी किसने किया था? मेजनी ने ही किया था।
1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना, 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना। यहाँ पे देखो मेटरनिक युग कब से कब तक चला, तो मेटरनिक 1815 से लेकर 1848 तक चला। 1815 से लेकर 1848 तक चला मेटरनिक युग। मेटरनिक क्या था, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। हेगेल कौन था, तो हेगेल एक दार्शनिक था। कहाँ के दार्शनिक था, तो जर्मनी का दार्शनिक था। और इससे प्रभावित कौन था, हेगेल से कौन प्रभावित था, तो बिस्मार्क प्रभावित था। कौन सा प्रभावित था, बिस्मार्क प्रभावित था। बिस्मार्क प्रभावित था हेगेल से। ठीक है। वियना कांग्रेस की उपलब्धि या थी, यानी क्या उपलब्धियां थी वियना कांग्रेस, एक क्वेश्चन आ गई इसमें। ठीक है, छूट गया होगा। तब वियना कांग्रेस की कौन कौन सी उपलब्धियां, ऐसे देखो वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस पूछे या वियना सम्मेलन पूछे, एक ही बात है। उपलब्धियां नहीं है, उसकी उपलब्धियां क्या है, बहुत सारी हैं। तो देखिए क्या है, नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास करना। किसका देन था, तो वियना कांग्रेस का ही देन था कि नेपोलियन जो राजतंत्र को क्या कर रहा था, स्थापित किया था, उस सब को लाया गया था फिर से। नेपोलियन द्वारा जो पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया था। नेपोलियन द्वारा जो शुरू में, नेपोलियन से पहले जो राजवंश खत्म हो गए थे, उसको फिर से यह लाया था। दूसरा नंबर पॉइंट है, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित किया था। उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया गया था। देखते थे 300 छोटे बड़े राज्यों में बना हुआ था जर्मनी। 300 छोटे, उसको काम करके कितने राज्यों में कर दिया गया था, 39 राज्यों में कर दिया गया था। सिसिली और नेपल्स, सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फ्रडिनेंड को दे दिया गया। तो सिसिली और नेपल्स के प्रदेश किसको दे दिया गया, बुर्बो वंश के सम्राट। किसको, कौन सा सम्राट है, तो फ्रडिनेंड है। कौन है, फ्रडिनेंड को सौंप दिया गया, दे दिया गया। अगला है, रोम और उसके आसपास के राजा पोप को सौंप दिया गया। रोम और उसके आसपास के क्षेत्र को किसे सौंप दिया गया, तो पोप को सौंप दिया गया। रोम और उसके आसपास के राज्य को पोप को सौंप दिया गया। जनेवा और पीटमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। जनेवा और पीटमाउंट के राज्यों में उसे क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। उसके बाद है, फ्रांस में लुई 18वां की राजगद्दी सौंप दी गई। फ्रांस में लुई 18वां को क्या कर दी, राजगद्दी को सौंप दी गई थी, लेकिन वह संभाल नहीं सका। राजगद्दी को त्यागना पड़ा और इंग्लैंड की ओर पलायन करना पड़ा। यह था। और एक क्वेश्चन और है, देखिए यह था क्वेश्चन, वियना कांग्रेस की उपलब्धियां क्या पॉइंट थी, 6 पॉइंट है। ठीक है, वियना कांग्रेस में कितने पॉइंट हैं, 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला है, इटली के एकीकरण में सहायक तत्वों को लिखें। इटली के एकीकरण में कौन कौन से सहायक तत्व है, सो लिखेंगे। राष्ट्रवादी विचारधाराओं का प्रभाव था। यहाँ पर क्या था, राष्ट्रवादी, यानी यहाँ के लोगों में राष्ट्रवादी भावना पनपने लगा था। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था। इटली के एकीकरण में किस तरीके का प्रभाव, सहायक तत्व था, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसका भी प्रभाव था। मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी सोच थी, उसका भी प्रभाव था। नागरिक आंदोलन चल रहे थे, उसका भी प्रभाव था। मेजिनी काउंट का वो गैरीबाल्दी का योगदान था, और सब का प्रभाव था किसमें, इटली के एकीकरण में। इटली के एकीकरण कब हुआ, जब ये सबसे लोग प्रभावित हुए, तब जाके इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1871 ईस्वी में। कब पूरा हुआ, 1871 ईस्वी में। एक क्वेश्चन है लास्ट, क्या है ये क्वेश्चन, क्या है, लास्ट है।
लास्ट क्वेश्चन है, देखो, राष्ट्रवादों के उदय के कारणों की चर्चा करें। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा करें। तो कारण क्या है, से देखो, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को 1789 की फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजयों ने बढ़ावा दिया और फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीन वर्गों के हाथों से राजनीति को सर्वसाधारण एवं मध्य वर्ग तक पहुंचा दिया। नेपोलियन ने विजित राज्यों में राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत किया, यानी कि जो विजय राष्ट्र था उस समय क्या किया, राष्ट्रीय भावनाओं को पैदा किया। साथ ही नेपोलियन के युद्धों और विजयों से अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध आक्रोश पनपा, जिसे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। जिससे क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। जिससे क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। यही था राष्ट्रवाद के उदयों के कारण। क्या क्या था, राष्ट्रवाद के उदयों के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है, अब क्या है, इसमें क्वेश्चन नहीं है। अब क्या है, इसमें क्वेश्चन नहीं है। अब आइए दूसरा चैप्टर, ठीक है। अब आइए दूसरा चैप्टर। खत्म। अब क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव, किताब के ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव होगा, वह भी कराएंगे, ठीक है। तब जाके पहला चैप्टर खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्या, तो भूगोल। क्या करेंगे, भूगोल। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है, बहुत बड़ा है, या बहुत बड़ा है, ठीक है। ज्योग्राफी में पढ़नी है बहुत सारे चैप्टर, यानी कि इकाई 1 में ही है 5 चैप्टर है। क्या है, 5 चैप्टर है, क ख ग घ अंग, ठीक है। ये 5 गो, तो इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इकाई 2 आएगा, इकाई 3 आएगा, इकाई 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपदा प्रबंधन है, यानी कि 16-17 को चैप्टर है, 17 को चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 17। आपदा लेकर 17 चैप्टर है, तो बहुत बड़ा है। और हिस्ट्री कितनी है, 8। हिस्ट्री कितनी है, 8। तो हिस्ट्री बड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन यह छोटा छोटा चैप्टर है। चलिए, यह सब क्वेश्चन हो गए हैं, यह सब क्वेश्चन पंद्रह को पेज था, ठीक है। याद है, यहाँ से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब पहला चैप्टर की क्या है, ऑब्जेक्टिव करा देते हैं। क्या है, ऑब्जेक्टिव। इसके आगे है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला चैप्टर का क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। पूछा गया कि वियना कांग्रेस कब हुआ, 1815 में हुआ। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। पूछा गया ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन है, तो मेटरनिक है। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन है, मेटरनिक है। या मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रेलिया का।
वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत हो गया। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। कब हुआ था? 1815 में वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस। 1815 के बाद नेपोलियन युग का क्या हुआ था? अंत हो गया था और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। और कहाँ किसकी शुरुआत? मेटरनिक युग की शुरुआत हुई, यानी एक युग का अंत हुआ और दूसरे युग की शुरुआत हो रही थी। नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? मेटरनिक युग का अंत हुआ था 1848 में। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा, फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना हुई थी। फ्रांस में किस कांग्रेस के द्वारा? तो वियना कांग्रेस के द्वारा कौन सी वंश की स्थापना हो रही है? बुर्बो वंश की स्थापना हुई थी। चार्ल्स 10 कैसा शासक था? तो एक निरंकुश शासक था। चार्ल्स 10 कैसा शासक था? निरंकुश शासक एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स 10 कैसा शासक था? तो निरंकुश शासक था और प्रतिक्रियावादी शासक था। 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। 1831 ईस्वी में मेजनी ने किसकी स्थापना की? यंग इटली की स्थापना की। 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? यंग यूरोप के। मेजनी ने क्या किया? 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना कर दी और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना कर दी। अगला क्वेश्चन है, विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। क्या किया? प्रधानमंत्री के पद पर किसने नियुक्त किया? काउंट काबूल को नियुक्त कर दिया। किसने? तो विक्टर एमेनुअल ने। किसने? विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया, क्योंकि विक्टर एमेनुअल अपने विरोधी को खुश करना चाहता था, ठीक है, इसीलिए उसे क्या कर दिया? काउंट काबूल कैसा शासक था? तो कूटनीतिज्ञ था। कैसा था? कूटनीतिज्ञ और निरंकुश भी था। गैरीबाल्दी पेशे से क्या था? एक नाविक था। पेशे से क्या था? एक नाविक था। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउंट काबूल की मृत्यु हो जाती है। क्या है? काउंट काबूल की मृत्यु कब हो जाती है? 1862 ईस्वी में। गैरीबाल्दी का जन्म कहाँ होता है? नीस नामक स्थान पर। कहाँ होता है? नीस नामक स्थान पर। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका योगदान महत्वपूर्ण है? मेजनी का योगदान महत्वपूर्ण है। हेगेल क्या था? अभी बताया है, हेगेल एक दार्शनिक था। हेगेल क्या था? एक दार्शनिक था। जलवेरीन एक व्यापारियों की संस्था है। जलवेरीन कैसी संस्था है? तो व्यापारियों की संस्था है। कैसी संस्था है? व्यापारी। बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, नहीं बोलेंगे तो आराम से देखते रह जाएंगे। समझ गए? बोलिए। व्यापारियों की संस्था थी। जलवेरीन क्या थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। एक तो वन लाइनर करा रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन वाला भी करा देंगे। वन लाइनर से याद हो जाएगा, ऑप्शन वाला से तुम लोग खुद से क्या करना कि सही करके देखना कि सही हो रहा है या नहीं। बिस्मार्क जो एक कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। क्या था? कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। उसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। उसने कौन सी नीति का अवलंबन किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। 1870 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? तो सेडौन का युद्ध हुआ। किसका युद्ध? कौन सा युद्ध हुआ? सेडौन का युद्ध हुआ। 1870 ईस्वी में सेडौन का युद्ध हुआ। 1866 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1866 में सेडोवा के युद्ध होता है। सेडोवा के युद्ध होता है। सेडोवा के युद्ध होता है। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 के डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है डेट। और इसी संधि के तहत क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। जर्मनी के एकीकरण हुआ था, ठीक है।
हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। पटना की राजधानी पटना किसकी राजधानी है? पटना की राजधानी होती है? नहीं, पटना खुद राजधानी है किसकी? बिहार की राजधानी है। चलिए 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किसके साथ हुई? तुर्की के साथ हुई। मैसूर का शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान था। मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। भारतीय शासक है। क्या है? भारतीय शासक है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में कौन से महादेश में है? यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आता है? यूरोप महादेश के अंतर्गत है। महादेशों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अटलांटिका और अंटार्कटिका है। इन है। उसके बाद है फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बोर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। यानी कि फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा, वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी। और उसके तहत कौन सी वंश की स्थापना फिर से की गई थी? तो बोर्बो वंश की स्थापना फिर से की गई थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध यानी कि बाधा कौन डालता था? तो ऑस्ट्रेलिया डालता था। कौन डालता था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन है? मेटरनिख है। कौन है? मेटरनिख है। मेटरनिख युग कब से कब है? 1815 से लेकर 1848 तक। ऐसे ही याद करेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइट राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइट राज्य का निर्माण याद रखेंगे। जर्मन राइट राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन युग कब खत्म हो गई थी? नेपोलियन युग 1815 में खत्म हो गई थी, अंत हो गया था। ठीक है। नेपोलियन युग का अंत कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। आगे 1904 से 5 में रूस जापान युद्ध में रूस क्या हुआ था? पराजय हो गया था। रूस क्या हो गया? पराजय हो गया था। और भी क्वेश्चन है? ठीक है। यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। यूनान देश का साहित्य और विज्ञान सबके लिए क्या? यूरोप वासियों के लिए क्या था? प्रेरणा स्रोत बना था। ठीक है। इससे बहुत सारे चीज लोग सीखे थे। तो यह था कुछ पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। और भी ऑब्जेक्टिव है इसका। ठीक है। और भी ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से क्या है? यहाँ से। ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ठीक है। कब हुआ था? 1789 में हुआ था।
फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में थी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। देखिए क्वेश्चन सब बदल रही है ना, घूम रहा है ना, इसी तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। वियना सम्मेलन कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना पुनः की गई थी? पुनः वियना कांग्रेस के द्वारा, ऊपर में अभी बताया है, बोर्बो वंश के द्वारा। कौन सी वंश की स्थापना पुनः की गई थी? बोर्बो वंश की गई थी। अगला है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? किसने की थी? तो मेटरनिक ने किया था। किसने किया था? मेटरनिक ने किया था। किसने किया? मेटरनिक ने किया था। मेटरनिक कहाँ का चांसलर बना था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर बना था। वियना सम्मेलन के द्वारा वियना सम्मेलन के द्वारा किस युग का अंत हुआ था? नेपोलियन युग का अंत हुआ था। नेपोलियन युग का अंत कब हुआ था? नेपोलियन युग का अंत कब हुआ था? 1815 में। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। आगे, वियना सम्मेलन से किस युग की शुरुआत हुई थी? तो मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। मेटरनिक युग की क्या हुआ था? शुरुआत हुई थी। कब तक? 1815 से लेकर 1848 तक। लुई 18वां कहाँ का राजा था? क्वेश्चन आया है ना, लुई 18वां कहाँ का राजा था? फ्रांस का राजा था। कहाँ का? फ्रांस का राजा था। चार्ल्स दस कैसा शासक था? चार्ल्स दस निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स दस कैसा शासक था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। कैसा शासक था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी। जुलाई की क्रांति कब हुई थी? तो 1830 में हुई थी। जुलाई की क्रांति कब हुई थी? 1830 ईस्वी में हुई थी। इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तो मेजनी है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होगा? मेजनी होगा। तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? मेजनी है। काउंट काबोल, मेजनी, गैरिबाल्दी, तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? मेजनी है। इसीलिए इटली का मसीहा भी कहा गया है। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 में हुआ था। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 में हुआ था। नेपोलियन युग का पतन कब हुआ था? 1815 में। मेजनी का संबंध किस दल से है? तो कार्बोनरी से है। मेजनी का संबंध किस दल से है? कार्बोनरी संगठन से, कार्बोनरी दल से संबंधित है। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब और किसने किया था? 1831 ईस्वी में मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने 1831 ईस्वी में। यंग यूरोप की स्थापना कब और किसने किया था? 1834 ईस्वी में मेजनी ने किया था। मेटरनिक युग की अंत कब हुआ था? 1848 में हुआ था। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ? 1848 में। विक्टर एमेंडमेंट ने किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था? काउंट काबूल को नियुक्त किया था। किसने? क्यों? काउंट काबूल को। उसके बाद क्रीमिया की युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया की युद्ध हुआ था 1853 से 54 में हुआ था। क्रीमिया की युद्ध कब हुआ था? 1853 से 1854 में। गैरिबाल्दी पेशे से क्या था? तो नाविक था। कैसे क्या था? नाविक। काउंट काबूल की मृत्यु कब हुई थी? दुर्भाग्यवश 1862 ईस्वी में हुई थी। दुर्भाग्यवश काउंट काबूल की मृत्यु। फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1870 से 71 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 ईस्वी में ही। इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति हैं, मेजनी, काउंट काबूल, गैरिबाल्दी। तीनों का योगदान महत्वपूर्ण है। जर्मनी कितने राज्यों में विखंडित था? तो 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित था। हेगेल कौन था? तो हेगेल दार्शनिक था। हेगेल कैसा व्यक्ति था? बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? तो हेगेल के विचारों से प्रभावित था।
बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? हेगेल के विचारों से प्रभावित था। देखो सेडोवा के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और वर्साई के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और वर्साई। सेडोन, देखिए सेडोवा युद्ध है, एक सेडोन युद्ध है, ठीक है। सेडोन का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? पर्सा और फ्रांस के बीच में हुआ था। 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 को। जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुई थी। कौन सी संधि के तहत? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में हुई थी। किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ? तुर्की के साथ हुई थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। मैसूर भारत में पड़ती है। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर किस शासक ने जोकोविन क्लब की स्थापना की थी? तो टीपू सुल्तान ने की थी। कौन सी क्लब की स्थापना? जोकोविन क्लब की। जोकोविन क्लब की स्थापना फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर किया था। अब क्या है? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन आता है? तो ऑस्ट्रेलिया आता है। इटली और जर्मनी के विरुद्ध में कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राज्य का निर्माण, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जलवेरीन एक कैसी संस्था है? तो व्यापारियों की संस्था है। कैसी संस्था है? व्यापारियों की संस्था है। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? यूरोपवासियों के लिए। किसके लिए? यूरोपवासियों के लिए। हाँ, यूनान के लिए था। किसके लिए? यूनान के लिए। इसका था यूरोप, पूरी यूरोप में जितने भी देश थे उस सब के लिए ज्ञान साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा था। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की देश के साथ हुई थी। किस देश के साथ? तुर्की देश। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण विरोधी की समस्या बना दी? संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। कारण बाबर अपनी कूटनीति के बल पर, अपने दिमाग से क्या है, एक के बारे में खाली इटली ही देश क्यों जूझे इस समस्या से, हम पूरे देश की समस्या बना देंगे, सब लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी। लाल सेना पूछेगा लाला लाजपत खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल सेना में खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो यह किया था मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 में हुई थी। कब हुई थी? 1810 में। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में हुई थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडोन के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? सेडोन के युद्ध के बाद। सेडोन के युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी का है, जर्मनी क्या थी? तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। क्या था? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन था। क्या था? निरंकुश शासन था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू होती है? तो नेपोलियन संहिता 1840 में होती है लागू। कब होती है? 1840 में। नेपोलियन संहिता पूछे या नेपोलियन कोड पूछे? कोड क्या है? नेपोलियन कोड कब लागू हुई थी? 1840 में। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। कितने कोड थे? 5 कोड थे। नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? 5 कोड थे। या नेपोलियन संहिता में कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। किसने कहा था जब फ्रांस छीनता है तो
बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाती है। बाकी यूरोप को क्या हो जाती है? सर्दी और जुकाम हो जाती है। तो इस मेटरनिख ने कहा था। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड है? तो देखिए यहाँ पर 5 कोड है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा गया है? मेदिनी को कहा गया है। इटली के एकीकरण के मसीहा किसे कहा गया है? मेदिनी को कहा गया है। यूरोप का मरीज किसे कहा गया है? तुर्की देश को कहा गया है। यूरोप का मरीज किस देश को कहा गया है? तुर्की देश को कहा गया है। यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय देश के सभ्यता का पालन किसे कहा गया है? यूनान देश को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। हंगरी की भाषा क्या है? तो हंगरी की भाषा मैंगियार है। क्या है? मैंगियार है। हंगरी की भाषा कैसी है? तो मैंगियार है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। क्या हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था। जनेवा समझौता कब हुआ है? तो जनेवा समझौता 1854 ईस्वी में 1954 ईस्वी में जनेवा समझौता हुआ। यही जनेवा कन्वेंशन पूछता। तो जनेवा कन्वेंशन कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। 10 साल बाद हुआ था जनेवा कन्वेंशन। याद रखेंगे, जनेवा समझौता और जनेवा कन्वेंशन दोनों अलग अलग है। बस क्या है? 60 क्वेश्चन थी पहला नंबर चैप्टर में। ठीक है, 60 क्वेश्चन में हम बता दिए कम से कम कितने क्वेश्चन बता दिए होंगे? 100 क्वेश्चन के आसपास में। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन, यानी कि हम कुछ समझा के उसमें जोड़ के बताएं। ठीक है, तो वैसे करके आप अपनी कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखने की वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, आधे लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से। और यही क्वेश्चन सब क्या होगा? एग्जाम में पूछी जाएगी। यही क्वेश्चन क्या होगा? एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर से लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से ठीक है, यहाँ से लिखेंगे। लिखा जाएगा, लिख लीजिएगा घर पर नहीं?